लिखो उत्तर बनाना है। Conditions for sustained interference. Conditions for sustained interference. तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस होना कि स्क्रीन के ऊपर जिस जगह से ब्राइट बैंड बन रहा हो उत्थे ब्राइट बैंड ही बनता रहे, है ना, जिथे डार्क है डार्क ही बने, वो टाइम के नाल चेंज ना हो। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब अपना कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस लिख लो कि नंबर 1 the two light waves superimposing on each other, the two light waves superimposing on each other must be originated from the two coherent sources. कोहेरेंट सोर्सेस तो पैदा होनी चाहिए, है ना। इस गल को होर बढ़ा के लिखना, दूजा पॉइंट इतना लिख लो, द टू इंटरफेयरिंग वेव्स मस्ट बी ऑफ सेम नेचर, द टू इंटरफेयरिंग वेव्स मस्ट बी ऑफ सेम नेचर and equal wavelengths. तीसरा पॉइंट बना लो, गुड कॉन्ट्रास्ट between dark and bright bands, good contrast between dark and bright bands will occur if the two interfering waves are of equal amplitudes. ठीक है। सो ए कंडीशंस है ਇਹਦੇ ਲਈ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस है। तो मतलब एक तो स्क्रीन के ऊपर जिथे जेड़ा ऑर्डर का बैंड बन रहा ब्राइट बैंड डार्क बैंड वो उत्थे रहे, दूसरा गुड कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि डार्क बैंड ते लाइट बैंड ब्राइट बैंड दोनों दे विच फर्क साफ नजर आए। तो जिहड़ा ब्राइट बैंड है वो पूरी तरह नाल ब्राइट कदों होएगा जेकर ए और बी एम्पलीट्यूड्स बराबर होंगे, ते डार्क बैंड कंप्लीटली डार्क कदों होएगा जदों ए और बी बराबर होंगे। तो इस करके आई मैक्सिमम ए प्लस ए दा होल स्क्वायर बन जाएगी और आई मिनिमम ए माइनस ए दा होल स्क्वायर 0 लाइट हो जाएगी। तो साफ पता लगेगा भी या डार्क है ब्राइट है। सो ये कंडीशंस है जिहड़ियां लिखनी आ सकदियां एग्जाम। हुण पुत्तर इत्थों आपां शिफ्ट कर रहे हैं इंटरफेरेंस तो, क्योंकि जिन्ना उन्हें सिलेबस किया उन्ना तो कर लिया, बट ये कुछ गल्लां वा जिहड़ियां एक्स्ट्रा भी करांगे, बट वो कल या परसों जो न्यूमेरिकल्स करांगे ना वो नाल करवाऊंगा तुहानूं। और उस तो पहला लिखो हैडिंग कि एक्चुअली हुण जिहड़ा आपां टॉपिक शुरू करना ना वो चैप्टर का नाम तुसीं लिख सकते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल। देखो
ਹਾਈਗਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਈਗਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। तो ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਲਾਈਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਟੂ ਨੋ, ਜਾਣਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ, ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। तो ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਕਿਊਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊਰੀਅਸ ਪਰਸਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼। ਤੋ ਲਾਈਟ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਬਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਈਟ ਦੀ ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੋ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਵੀ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਟਰਫੇरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये वेव नेचर कंफर्म करते हैं। तो ड्यूल नेचर है। पर ये जी स्टोरी है ये काफ़ी पुरानी है कि जदों लाइट बारे न्यूटन ने क्या कि लाइट पार्टिकल की बनी होंगी है, पर उन्हें वो पार्टिकल अज वाले पार्टिकल्स नहीं कहे जिहड़े आइंस्टाइन ने क्या पार्टिकल नेचर, उन्हें कहा कि कार्पसल्स, कार्पसल्स वर्ड ना तुसी ब्लड दे विच वाइट कार्पसल्स, रेड कार्पसल्स बारे पढ़, तो न्यूटन जो जिहदी मान लो इमेज साइंटिफिक फील्ड च लाई के गॉड है, भगवान वर्गी भी इन्हें जो कहता वो ठीक ही है। तो उसने जदों ये गल कही कि लाइट कार्पसल्स पार्टिकल्स की बनी है, मीनस छोटिया छोटिया बॉल्स की बनी है, और हर बॉल ਜਦੋਂ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲੀਜਨ ਹੁੰਦਾ। तो ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪਸਕੂਲਰ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਨਿਊਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਰੇਅਰਰ ਤੋਂ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਅਰਰ ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਂਸਰ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਕਾਰਪਸਕੂਲਰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। तो उस वक्त क्योंकि इन्नी स्टडी नहीं सी तो ये गल्लां सच्चियां मान लिया गई, बट लेटर ऑन जदों एक्सपेरीमेंट्स किए गए तो रिजल्ट्स बिल्कुल उल्ट आए कि रेयर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, डेंसर च घट होती है। तो ये थ्योरी नू रिजेक्ट कर दिता गया, कार्पस्कुलर थ्योरी। बट उस वक्त ही ये पैरेलल ही एक साइंटिस्ट है जिसने न्यूटन के टाइम पे ही एक थ्योरी प्रेजेंट की। उन्हें कहा कि लाइट जिहड़ी है ना वो मैकेनिकल वेव है, साउंड वर्गी है, तो उसनू एक तो दूजी जगह ट्रैवल करने लई मीडियम की लोड़ है। ठीक है, तो जो वो पूछा गया कि मीडियम किहड़ा वा, इत्थे तां कुछ भी नहीं है, तो उन्हें कहा भी अपनी गल नू ऑथेंटिकेट करने लई कि इस पूरे यूनीवर्स च एक इदां दा मीडियम फैलिया होया वा जिहड़ा सानू महसूस नहीं हुंदा पर है, और उसका नाम उन्हें रखता ईथर। तो बाद चो भी गलत प्रूव हुई, बट उन्हें कहा कि जिहड़ी लाइट है वो ईथर नाम के एक मीडियम च ट्रैवल कर रही है, जिहड़ा कि मीडियम साडे आले दुआले है बट चाहे नज़र नहीं आ रहा, तो उहदे विच लाइट वेव की तरह ट्रैवल करती। तो उहदी जिहड़ी गल है, क्योंकि जिस तरह साडी सोसाइटी की कन्वेंशन होंदी है कि जिहड़ा एस्टैबलिश्ड परसन है ना उहदी गल नूं हमेशा सच ही मन्निया जाता, चाहे वो नहीं भी उस मतलब गलत भी हो सकता, असीं ये नहीं समझते। पर साइंस की जिहड़ी पॉजिटिव पार्ट है ना कि जदों साइंस फील्ड च कोई चीज़ गलत प्रूव होंदी है तो जिन्हें मर्जी कही होवे उन्होंने डिस्कार्ड कर दिता जाता। साइंस की एक खूबी ये भी है, तां ही इन्नी तरक्की तक आप पहुँच सके हैं कि वो बंदे की नहीं गल सुनते, वो सही गल नूं समझते हैं। जिहदी गल सही है वो जिहड़ा मर्जी होए, चाहे थोड़ी देर बाद समझ आए। तो जदों न्यूटन ने कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट प्रेजेंट की, उहदे पैरेलल ही एक नवा साइंटिस्ट है तो उन्हें भी एक थ्योरी दी
तो साइंटिस्ट कह रहा कि लाइट की होंगी है वेव, और वो वेव केड़ी क्या उन्हें मैकेनिकल वेव कहता। और उस वक्त वो गल भी सही मतलब अपने टाइम की गल सही है, क्योंकि स्टैप बाय स्टैप ही एवोल्यूशन होनी है ना। ते पर क्योंकि वो पैरेलल न्यूटन गल कर रहा सीगा कि लाइट की है, किहड़ी चीज़ है लाइट। ओ क्लियो सारे हिलाता वा, देखो तो सही है वो, सही है बिल्कुल। तो न्यूटन की गल उस वक्त सही मनिया गया कि पार्टिकल्स की बनी है लाइट, है ना। तो उन्होंने कह दिता गया कि तू चुप करके बह जा, भी जिस तरह साडे पंजाबी कह दिंदे आ भी तेरी कोई औकात नहीं है न्यूटन के सामने, बड़ा बड़ा बंदा वा, तू एवें गल करी जाना वेव नेचर की। तो वो बेचारे की किताब जिहड़ी लिखी सी थ्योरी वो पई रही किते म्यूजियम च। तो जदों 100-200 साल बाद जाके एक्सपैरीमेंटली ये गल कन्फर्म हुई कि न्यूटन ने जो किया सी कार्पस्कुलर थ्योरी च, ਉਹਦੇ हिसाब नाल रेयर मीडियम च स्पीड ऑफ लाइट की चाहिए है घट, डेंसर च ज़्यादा चाहिए है। तो जब कि प्रैक्टिकली जो देखा गया तो डेंसर च घट सीगी, तो फिर न्यूटन की गल नूं गलत मन्निया गया। तो फिर दौड़न लग पे साइंटिस्ट भी, एक बंदा सीगा उन्हें कुछ गल कही सीगी भी वेव नेचर होंदी है और डेंसर च स्पीड घट होंदी है, रेयर च ज़्यादा होंदी है। सो फिर वो किताब लभी गई। उस तो बाद फिर वेव थ्योरी बारे गल आई। तो वो गल आपां हुण करन लगे हाइगन दी। तो हाइगन प्रिंसीपल हुण ये दस रहा भी जिहड़ी लाइट है इहदी नेचर वेव है, और ये एक तो दूजी जगह कितना अगे वधदी है, उन्होंने इंग्लिश च बोल के लिख लेना तो प्रिंसीपल बन जाना, है ना। हुण ये गल अगे कितना वधदी है सुनन नूं बड़ी सौखी जी लगदी है, इहदे च की चीज़ है। हुण जे तुहानूं कोई कहे कि जदों आदमी चलदा वा, है ना, अगे वधदा वा, तो उन्होंने लिख के दसो, तो देखो तो हम चलन वेले किहड़े स्टैप्स फॉलो करते हैं तुसीं, सोच के देखो। पहला तो चलने लई खड़े हो जाने, खड़े होने तो बाद अगला स्टेप की होंदा, सोच के देखो है। लत अगे चकनी है, पर दूजी लत की करते हैं आपां, एक लत चक लेने आ पर दूजी लत दे नाल पैर नूं पिछे नूं दबाने आ जमीन नूं। समझ आई गल। एक उदों पता लगता जो पैर ते सट लगी होवे ना, फिर पता लगता तुरन वेले कितनी तकलीफ हुंदी है कि अच्छा पैर की भी इंपोर्टेंस है चलने च। तो जो हुण पैर नाल जमीन नूं पिछे नूं चकदे आ, पुश करदे आ, तां की करदे आ, पहला अड्डी चकदे आ हवा च, फिर पंजे नाल दबाने आ पिछे नूं, है ना। तो फिर अगे वधदे हैं। हुण ये गल इंग्लिश च लिखनी होवे तो ये की है चलन का नियम है, मीनस इदा स्टैप बाय स्टैप चलिया जांदा, वैसे नहीं। उही गल है इधर हाइगन्स प्रिंसीपल दी भी लाइट कितना अगे वधदी है। तो लाइट है की है वेव इहदे अकॉर्डिंगली, और वेव हुंदी की है काइंड ऑफ डिस्टरबेंस है। पैदा कितना होंदी है उस वक्त, क्योंकि मैकेनिकल वेव सी तो वो समझा गया कि लाइट पैदा होंदी है पार्टिकल्स दी वाइब्रेशन करके, है ना। हुण जदों तुसीं तलाब दे विच खड़े पानी च कोई छोटा जिहा पत्थर मारो, रिपल्स बनदियां और लहरां की हुंदियां जांदियां, टाइम दे नाल वड्डी हुंदी जांदा ना, ਉਹਦਾ साइज एक्सपैंड करती है। तो एक्चुअली की हो रहा है डिस्टरबेंस अगे वध रही है चारों पासे, और क्योंकि तालाब का जो पानी का सरफेस है वो प्लेन है, वो जी लहर बन रही है रिपल्स, वो सर्कुलर शेप च अगे वध रही है। तो जे असीं स्पेस की गल करिए तो वो 3D है, तो ਉਹਦੇ ਚ लहर कितना अगे ਵਧੇਗੀ स्फेरिकल फॉर्म च, क्योंकि सर्कल की ही एक्सटेंशन 3D च स्फीयर है। समझ गए गल नूं। तो हुण खूबी की हुंदी है कि सानू वो जिहड़ी लहर वड्डी हुंदी नजर आती है, तो एक अलग जिहा सर्कल जिहा महसूस हुंदा भी ये सर्कल वड्डा हो रहा। तो एक्चुअली की हो रहा कि जे मैं आपां पानी की एग्जाम्पल लैके चलीए, तो जिद्दां ही पत्थर पानी च मारिया, तो
जिस जगह ते जाके पत्थर वज्जा उत्थे दे पानी दे मॉलिक्यूल्स ने की करना, अपनी मीन पोजीशन दे अबाउट ऑसीलेट करना। हुण जदों ऑसीलेट करना, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स एक दूजे दे नाल इंटरकनेक्टेड है ना, तो जब मान लो एक बंदा हिल रहा वा, तो जे दूजे की बांह फड़ लै, दूसरे नूं भी हिलना ही पैना, तो दूसरे ने अगे फड़ी होवे बांह, उन्हें भी हिलन लग पैना। इसदा मतलब डिस्टरबेंस ने स्टैप बाय स्टैप अगे जाना। तो जदों कोई पार्टिकल ऑसीलेट करता वा, तो तुहानूं शायद याद होवे +1 की गल कि उहदे नाल आपां एक टर्म जोड़ते हैं कि ऑसीलेटिंग पार्टिकल दे नाल जुड़ी हुंदी एक तां मीन पोजीशन ते दो हुंदियां एक्सट्रीम पोजीशन। जदों पार्टिकल मीन पोजीशन ते है, तो जिहड़ियां दो एक्सट्रीम पोजीशनस है उन्हां नूं असीं कह दिंदे आ, एक नूं पॉजिटिव एक नूं नैगेटिव। तो अगर पार्टिकल मीन तो चल के पॉजिटिव एक्सट्रीम वाल जा रहा है ना, इस गल नूं असीं इदां भी समझा सकते हैं कि पार्टिकल मीन तो एक्सट्रीम जा रहा है, या इसनूं मैथमेटिकली एंगल की टर्म च भी कहते हैं, जिन्हों टर्म बोलते हैं फेज, PHASE, कि अगर पार्टिकल मीन पोजीशन ते असीं कह दिंदे आ उहदा फेज हैगा 0 डिग्री, ते जदों वो एक्सट्रीम ते पहुंच गया उहदा फेज हो गया 90 डिग्री, जदों वापस मीन ते आया 180 डिग्री, जदों नेगेटिव एक्सट्रीम ते गया 270 डिग्री, वापस आ गया 360 डिग्री। एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई, तो फिर दोबारा रेपिटेशन शुरू हो जानी है। तो इसका मतलब ऑसिलेटिंग पार्टिकल कित्थे है, उन्होंने दसण लई साडे कोल एक तां है टर्म पोजीशन ते दूजी टर्म है फेज। हुण जिस तरह मान लो ऑसिलेटिंग पार्टिकल है, मैं कहां ऑसिलेटिंग पार्टिकल इस वक्त एक्सट्रीम पोजीशन पे है, केड़ी पॉजिटिव, यही गल नूं मैं फेज की टर्म च कह सकदा कि उसका फेज कितना वा 90 डिग्री। या मैं कहां कि पार्टिकल कित्थे है, मीन पोजीशन पे है, और हुण उस तो बाद उन्हें किधर नूं जाना, नेगेटिव एक्सट्रीम वाल, तां इस गल नूं मैं फेज की टर्म च कहांगा कि फेज कितना 180 डिग्री। ते जे मैं कहां पार्टिकल कित्थे है, नेगेटिव एक्सट्रीम ते, या मैं कह सकदा उहदा फेज कितना हो गया 270 डिग्री। कहण दा मतलब ये कि जदों ऑसिलेट करदा ना पार्टिकल, वो कित्थे है और उस तो अगे किधर नूं जाएगा, इस गल नूं समझाउण लई मैथमेटिकली साडे कोल एक टर्म है फेज, जो कि एंगल है बेसिकली। तो उहदी इंफॉर्मेशन तो पता लग जाता कि ऑसिलेटिंग पार्टिकल कित्थे है और किधर नूं जाएगा इस तो बाद। तो जदों पार्टिकल्स मतलब पानी दे विच वेव मोशन पैदा हो जाता, कितना पैदा होया, डिस्टर्ब किया, कितना डिस्टर्ब किया, कोई स्टोन ड्रॉप करता, उस दिन आप वीडियो देखी शायद होएगी, वो दो वॉल्स पानी नाल ऐसा बार बार टकरा रहे हैं ना, वो लगातार वेव्स पैदा हो रही हैं। तो जदों मीडियम च वेव ट्रैवल करती है, तो मीडियम दे पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। और मान लो एक टाइम दे ऊपर असीं की देखते हैं कि मीडियम दे अंदर आपां कुछ पार्टिकल्स दे ऊपर ध्यान रखिया भी ये वाइब्रेट कर रहे हैं और इन्हां दा फेज कितना। तो आपां की नोट किया भी जिन्ने भी पार्टिकल्स ते निशानी लगाई उन्हां ते लगाई जिन्हां दा फेज उस वक्त कितना सी 30 डिग्री। उस तो बाद जे आपां उन्हां पार्टिकल्स ते निशानी लगाईए जिन्हां दा फेज है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, तो अगर मैं 30 डिग्री वाले सारे पार्टिकल्स नूं एक इमेजिन करा लाइन नाल जोड़ लिया गया, तो वो जिहड़ी लाइन है प्लेन सरफेस ते वो की है, उन्होंने कहते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का मतलब एक इमेजिनरी लाइन जिहदे ऊपर उस वक्त जिन्ने भी पार्टिकल्स है सब का फेज की होएगा, सेम होएगा। वो 30 डिग्री भी हो सकता, 60 भी, 90 भी, सेम फेज वाले पार्टिकल्स नूं इमेजिन किया गया कि एक लाइन नाल जोड़ दिता गया, तो उस लाइन नूं की कहते हैं आपां वेव फ्रंट कहते हैं। जिद्दां पहले यूनिट च ना आपां पढ़िया सी कि इलैक्ट्रिक फील्ड दे अंदर अगर आपां उन्हां पॉइंट्स नूं जोड़ लईए
जिन्हां दा पोटेंशियल सेम है। तो जे इलैक्ट्रिक फील्ड प्लेन च हो रहा तो जिहड़े वो पॉइंट्स सेम पोटेंशियल वाले जुड़नगे वो एक लाइन आएगी। जे 3D केस है तो जिहड़े पॉइंट सेम पोटेंशियल वाले हैं उन्होंने जोड़ के एक सरफेस बनेगा जिन्होंने कहा सी इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो उदा ही इत्थे आएगा वेव फ्रंट। जे 2D की गल है तो वेव फ्रंट एक लाइन होएगी, जो 3D है तो वेव फ्रंट एक सरफेस होएगा। और उस सरफेस की खूबी की होएगी कि उस सरफेस के ऊपर जिन्ने भी पार्टिकल्स है उस वक्त वाइब्रेट कर रहे होंगे और उन्होंने सारियां दा फेज सेम होएगा। ठीक है, उन्होंने वेव फ्रंट कहते हैं। तो ये टेक्निकल टर्म्स है। तो लिखो हाइगन्स प्रिंसिपल चैप्टर का नाम है हाइगन्स प्रिंसिपल, और इस चैप्टर के अंडर पहला टॉपिक वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की है, लिखो इट इज द लोकस ऑफ particles of a medium which are vibrating with same phase, which are vibrating with same phase, और इन इतना भी कह सकते हैं, और it is a surface over which all the particles are vibrating with same phase. All the particles are vibrating with same phase. Same phase. तो wave front एक term। आगे लिखो types of wave front। Types of wave front। Types of wave front। तो एक लिख लो spherical wave front, दूसरा cylindrical wave front, तीसरा plane wave front। spherical wave front की है, it is obtained when source of light is point source। So source of light is point source। मतलब अगर तुसी इनू प्रैक्टिकली देखना चाहते अखा नाल तां पानी की एग्जांपल ले लेने आपां भी अगर पानी दे सरफेस ते तुसी छोटा जिहा पत्थर मारोगे, छोटा जिहा बहुत छोटे साइज का, ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप का, तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪल्स ਬਣਨਗੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਚ ਆਣਗੀਆਂ। तो ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 3D ਚ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ है ना, तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪल्स ਬਣਨਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਚ ਫੈਲਣਗੀਆਂ ਇਦਾਂ, बड़ा साइज ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। तो ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਵੇਵ ਫਰੰਟ। और ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ 3D ਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਫੈਰਿਕਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਲ, ਕਿਉਂ प्लेन च बनाया गया ना ये 2D। तो आ सोर्स है, पॉइंट सोर्स। हुण आ जिहड़ा वेव फ्रंट है
तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਵਾ तो आप उत्तर जो मैं एरो पा रहे हैं ये है रे ऑफ लाइट वेव फ्रंट ये उतना ही है जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक च ना एक टर्म सी इक्विपोटेंशियल सरफेस ते एक टर्म सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈ ਇੱਥੇ इक्विपोटेंशियल सरफेस की जगह वेव फ्रंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जगह रे ऑफ लाइट तो रे ऑफ लाइट हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होंगी तो अगर मैनू वेव फ्रंट की पोजीशन पता वा तो मैं दस सकता हाँ कि लाइट किधर को जाएगी वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जाएगी अच्छा अगर पुत्र पानी दे विच ना तुसी छोटे पत्थर की जगह की करते हैं एक लंबी जी सोटी मारते हैं इदा तो उस केस जड़ियां लहरां रिपल्स पैदा होणगियां वो सर्कुलर शेप च नहीं होणगियां वो इदा प्लेन शेप च इदा अगे नूं वधणगियां सीधियां लाइनां नजर आणगियां वो अगे नूं जा और 3D जो की होएगा सिलेंड्रिकल शेप तो अगर सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट की जगह लीनियर सोर्स है लंबी सोर्स है तो ये तो पैदा होएगी वेव फ्रंट की शेप की होएगी सिलेंड्रिकल शेप होएगी सिलेंड्रिकल शेप चाहिए ये ड्रॉ कर लो तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस्ड बाय कौन पैदा करता लीनियर सोर्स ऑफ लाइट लीनियर सोर्स ऑफ लाइट और तीसरा लिखो प्लेन वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट एक्चुअली प्लेन वेव फ्रंट की है दिस वेव फ्रंट इज फॉर्म्ड this wavefront is formed at very large distance from the spherical or from the spherical ना लिखो from the point source of light or linear source of light linear source of ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देखो ਤੁਸੀਂ इस वक्त अर्थ दे सरफेस ते हैं ना ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ही अर्थ का सरफेस एक्चुअल केड़ी शेप का स्फेरिकल और अर्थ का सेंटर साडे तो कितनी दूर है इस वक्त रेडियस के बराबर 6400 किलोमीटर तो
ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ 6400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਔਰ ਅਰਥ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਤਾਂ ਸਫੈਰਿਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਰਥ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਸਫੀਅਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਪਲੇਨ। तो ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਰਥ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ S ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ, ਤਾਂ ਅਰਥ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੇਵ ਫਰੰਟ। तो इस वेव फ्रंट का छोटा हिस्सा जो कि सानू नजर आ रहा वो की है? प्लेन नजर आ रहा। तो मतलब कोई भी कर्व्ड सरफेस जेड़ा वा ओदा छोटा पार्ट की हुंदा? हमेशा प्लेन हुंदा। तो जेड़ा वेव फ्रंट है प्लेन, वो बेसिकली स्पेशल केस है किहड़े वेव फ्रंट दा? स्फेरिकल दा भी या सिलेंड्रिकल दा। तो ओदे विच सोर्स कित्थे होनी चाहिदी है? ओदे तो काफी दूर। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ प्लेन वेव फ्रंट ਤਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो ਆ प्लेन वेव फ्रंट आ गया। तो रे ऑफ लाइट ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ? परपेंडिकुलर। प्लेन वेव फ्रंट, रे ऑफ लाइट। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਪੇਸ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਫੈਰਿਕਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਲੇਨ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ A ਔਰ B ਦਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਫੇਸ A ਦਾ ਵਾ ਉਨਾ ਹੀ B ਦਾ ਵਾ। ਜੇ A 30 डिग्री है तो B भी 30 है, जे A 60 है तो B भी 60 है। तो ताई का इन्हों वेव फ्रंट क्या? तो ये वेव फ्रंट जरूरी नहीं प्लेन होए, कोई भी हो सकता। तो इन्हां दे इस किसी भी गिवन वेव फ्रंट के ऊपर दो पॉइंट्स का या कोई भी दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस या सॉरी फेज डिफरेंस की होएगा? हमेशा जीरो होएगा। अच्छा, हुण ध्यान दियो, देखो गल नूं समझियो। अगर मैं तुहानूं कहां आ है तुहाडा स्फीयर, आ है एस सोर्स ऑफ लाइट, केड़ी पॉइंट? इस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट तो आ मान लो आपां शो कीतियां रेज, रेज है। ये रेज पैरेलल बीम ऑफ लाइट है कि डाइवर्जिंग? रेज की है? डाइवर्ज हो रही है कि पैरेलल है? डाइवर्ज हो रही है ना। और इन्हां नाल जुड़िया वेव फ्रंट केड़ी शेप दा वा? स्फेरिकल। सिलेंड्रिकल च भी इदां दे हालात ही होने। इहदा मतलब नोट करके लिख लो, कर्व्ड वेव फ्रंट स्फेरिकल होवे या सिलेंड्रिकल, ब्रैकेट में लिख लियो कर्व्ड वेव फ्रंट, ब्रैकेट में लिखो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, is always associated with किहदे नाल एसोसिएटेड है? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अच्छा, फिर देखो अगर आईडी है बीम ऑफ लाइट, ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग के पैरेलल? पैरेलल। तो वेव फ्रंट हमेशा रेज दे की हुंदा परपेंडिकुलर। हुण आ किहड़ा वेव फ्रंट है? प्लेन वेव फ्रंट। तो लिख लो प्लेन वेव फ्रंट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद पैरेलल बीम ऑफ लाइट। Plane wave front is always associated with parallel beam of light.
अच्छा ठीक है भाई। दोबारा लिखो, अगर मैं थानू कहा बेटा आ है कॉन्वेक्स लेंस, आ है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस और एफ है इसकी फोकल लेंथ, ठीक है। हुण थानू पता होना चाहिए आ है इसका ऑप्टिकल सेंटर। जदों भी कॉन्वेक्स लेंस तो ऑब्जेक्ट कितनी दूर हुंदा, फोकस ते, जेड़ा ऑब्जेक्ट फोकस ते होएगा उसकी इमेज कितने बनती है, इन्फिनिटी में, समझ गए। तो उसका मतलब है कि आ है ऑब्जेक्ट तो जा रही केड़ी बीम, डाइवर्जिंग बीम। ये डाइवर्जिंग बीम आफ्टर पासिंग थ्रू कॉन्वेक्स लेंस की हो जानी पैरेलल बीम हो जानी। अच्छा तो हुणी आपां वेव फ्रंट की गल की कि जेडी पॉइंट सोर्स है, अगर इनू सोर्स ऑफ लाइट मान लीए तो इहदा वेव फ्रंट केड़ी नेचर का होएगा, स्फेरिकल, और पैरेलल बीम ऑफ लाइट का प्लेन। तो अगर तुहानू कोई कहे कि स्फेरिकल वेव फ्रंट नू प्लेन वेव फ्रंट च कन्वर्ट करके दिखाओ, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ करना, तुसी सोर्स ऑफ लाइट नो, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट नो कित्थे मान लेना, प्रिंसिपल फोकस ते, कन्वेक्स लेंस ते। तो ਇਹਦੇ ਚ स्फेरिकल वेव फ्रंट कादे च कन्वर्ट हो रहा पुत्र, प्लेन च। ते जे मान लो ऑब्जेक्ट इधर है इन्फिनिटी दे, तो फिर आ इमेज बन जानी है, उल्टा हो जाना। नेक्स्ट लिखो, हाइगन्स प्रिंसिपल। हम देखो सब तो पहली गल याद रखो, चाहे सोर्स ऑफ लाइट है चाहे सोर्स ऑफ साउंड है, ये बेसिकली की है, काइंड ऑफ सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। जिहड़ी वेव है ना, कोई भी किसी भी तरह की वेव, वो की है, एक तरह की डिस्टरबेंस है। क्योंकि जदों आपां कहने हैं कि पानी बड़ा शांत है, कूल एंड काम है, एन टब दे विच पानी, तलाब दे विच पानी बड़ा शांत है, ते अचानक असी पत्थर मारते हैं, असी की कीता, उस पानी नू डिस्टर्ब किया, तो उहदे करके फिर पानी
वो डिस्टरबेंस जिथे पत्थर लगा उत्थे नहीं रहिंदी, वो रिपल्स जिहड़ियां बन रही वो की कर रही डिस्टरबेंस नू चारों दिशावां च ऑल डायरेक्शंस च अगे भेज रही। तो डिस्टरबेंस काइंड ऑफ डिस्टरबेंस है कोई भी वेव मोशन, समझ गए गल नूं? और ये वेव मोशन अगे बढ़ता जिंदा वा स्टेप बाय स्टेप कर, ठीक है। हुण जिद्दां इसनूं कई तरह की एग्जांपल तो समझा जा सकता है कि मान लो जिहड़ा पानी का वेव मोशन असीं देखते हैं ना, ये 2D 2 डायमेंशनल है क्योंकि सरफेस ते जिहड़ा स्पेस च होएगा वो 3D होएगा। जिहड़ी मैं बोल रहा जदों तो आवाज़ साइडा वाल भी जा रही है, अगे भी जा रही है, ऊपर को भी जा रही है ना, ये 3D केस है। लाइट भी इदां ही है। अच्छा, सब तो सौखा है 1D केस। हुण 1D केस तो समझा जा सकता गल नूं भी जिद्दां हाईवे ही है, तुसीं आप ही देखो हाईवे दे उपर मान लो रेड लाइट हुई, एक गड्डी खड़ी है इत्थे, दूसरी थोड़ी ओदे मगर खड़ी है, तीसरी ओदे मगर खड़ी है, चौथी मगर खड़ी है, और पंजवीं बाई चांस उहदियां ब्रेक फेल हो गई, पंजवीं ने आके चौथी गड्डी नूं हिट किया है ना, तो चौथी वाला किहदे नाल लड़ूगा? पंजवीं वाले, ठीक है, क्योंकि डिस्टरबेंस पंजवीं तो चौथी वाला ही है ना। पर चौथी गड्डी नूं जदों पंजवीं ने हिट किया तो चौथी तीसरी च वजी, ते तीसरी दूसरी च, दूसरी पहली च। तो हुण पहली वाले ने पंजवें नाल नहीं लड़ना, उन्हें पहला ही दूसरे नूं फड़ना, तू क्यों मैनू डिस्टर्ब किया। तो पहले वाले दे लई जिहड़ा पहले नंबर ते है उहनूं सेकंड वाली ओहदी लई सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है, उन्हें कहना इहने मैनू हिट किया। दूसरे वाले ने कहना नहीं मैनू तीसरे ने हिट किया है ना, ते तीसरे ने कहना मैनू चौथे ने हिट किया, चौथे ने कहना पंजवें ने। डिस्टरबेंस पंजवें तो आई है एक्चुअली, बट चौथे वाले लिए चाहे वो पंजवें तो आई है, बट तीसरे वाले ने पहला नहीं एक्सेप्ट करना इसे, उन्हें कहना चौथे वाले तो आई है डिस्टरबेंस, तो दूजे वाले ने तीजे वाले ने करना। तो मतलब आपां की करते हैं इस केस च कि जिद्दां जिद्दां डिस्टरबेंस अगे बढ़ती है तो पहले वाला मानता वा कि मेरी डिस्टरबेंस दूसरे तो शुरू हुई है, दूसरे वाला मानता नहीं तीसरे तो शुरू हुई है, तीसरे वाला कहना नहीं चौथे तो शुरू हुई सी, क्योंकि मैं इस ऑर्डर तो ले आ रहा है ना, पंजवें वालों ले आ रहे हैं। तो हर मीडियम के विच जिद्दां डिस्टरबेंस अगे बढ़ती है तो दूसरे वाला पहले वाले लिए की है सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, समझ गए? तीसरे वाला दूसरे वाले लिए सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। तो अगर आप तीसरे वाले पे कंसंट्रेट करिए कि तीसरे तो डिस्टरबेंस किधर नूं गई, दूसरे वाले नूं, तो तीसरे वाले नूं जिहड़ी डिस्टरबेंस है उन्होंने असीं कहने आ कि वो प्राइमरी वेव फ्रंट है, और पहुंची किहदे कोल? दूसरे वाले को। वो की बन गया हुण प्राइमरी वेव फ्रंट तो जिहड़ा अगला वेव फ्रंट बनता उन्होंने कहने आ सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो वो किद्दां बनता वा वो कहानी है, उन्होंने लिखना ही है, ज़्यादा दिमाग नहीं लाने की लोड़, तो लिख लो। हाइगन्स प्रिंसिपल। तो हाइगन्स प्रिंसिपल दी स्टेटमेंट है, पहला पार्ट, इट स्टेट्स दैट नंबर 1 all particles on the given wavefront, given wavefront मतलब ब्रैकेट लिखो प्राइमरी wavefront, all particles on the given wavefront act as source of new disturbance, source of new disturbance. This disturbance propagates in all directions, with the speed of wave, Each disturbance
is represented by secondary wavelets. Each disturbance is represented by secondary wavelets. आ देखो secondary wavelets कि जिदा टक्कर शुरू की पंजवें ने पर कुछ देर बाद वो किथे तक पहुंच गई है तीसरे तक हुण तीसरे की जिहड़ी डिस्टरबेंस है आपां उहनूं एक लाइन नाल शो कर तो ये जिहड़ी डिस्टरबेंस है ये है उस वक्त मतलब जदों टक्कर शुरू हुई उदों टाइम सी 0 और जदों चौथे तीसरे तक पहुंची डिस्टरबेंस उदों टाइम हो चुका t तो आ जिहड़ी दूरी है ये कितनी होनी है ct वो क्यों क्योंकि डिस्टरबेंस कितनी स्पीड नाल ट्रैवल करती है वेव दे नाल ते वेव आपां इत्थे लाइट मान रहे हैं लाइट की स्पीड वैक्यूम च c है तो ये बन गया तो इनू कह देना प्राइमरी वेव फ्रंट मत से बनाना ही है इनू ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किसी को करना हुण पुत्र ये जिहड़ा वेव फ्रंट है ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ तो आप ज्यादा नहीं करते 3 कर ले 1 2 3 तो तीसरे तक पहुंची डिस्टरबेंस चौथे तो थ्रू होके आई है पंजवें तो स्टार्ट हुई अच्छा हुण जेड़ा तीसरा वा ਉਹਦੇ ਤੋਂ डिस्टरबेंस ने किहदे को पहुंचना दूसरे को किद्दां पहुंचना ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ कि इस वेव फ्रंट ਦੇ ਉੱਪਰ जिन्ने भी पॉइंट्स है 2 है 3 है 4 है 10 है 20 है तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ डिस्टरबेंस शो कर देनी है ਹੁਣ डिस्टरबेंस चारों पासे फैलदी है तो आ डिस्टरबेंस चारों पासे फैल गई दूजे तो भी फैल गई इतना ही तीसरे तो नहीं थोड़ा जा डिस्टरबेंस हुण ये डिस्टरबेंस कितनी टाइम बाद दी है तो मान लो जदों प्राइमरी वेव फ्रंट तो डिस्टरबेंस शुरू हुई वो टी टाइम तो हुई ते जदों अगला टाइम है वो आपां चूज कर लिया टी प्लस डेल्टा टी ਇਹਦਾ मतलब पहले पॉइंट तो शुरू हुई डिस्टरबेंस ਨੂੰ फैलन ਦਾ कितना टाइम मिले मौका क्योंकि अगली डिस्टरबेंस कितने टाइम पे है डेल्टा टी तो ये जो सर्कल शो कीते हैं इन्हां नूं असीं कह दिंदे आ सेकेंडरी वेवलेट्स तो हाले आपां पॉइंट लिखिया नहीं तो हाइगर कहंदा अगर सेकेंडरी वेवलेट्स नूं तुसी एक सरफेस नाल जोड़ो या एक सरफेस इदां ड्रॉ करो ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਵਲੈਟਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਡਰਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਏਗਾ ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਨਵਾਂ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਆਏਗਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ t plus delta t टाइम आ वेव फ्रंट t टाइम ਤੇ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ और आ c delta t ਹੋ ਜਾਣਾ ये ड्रॉ कर लो बस इन्नी गल ही है लिख लेना बस
लिखो तो हाइगन्स प्रिंसीपल का एक पार्ट लिखिया सी ना तुसी सैकेंड पार्ट कर लो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही सेकेंड पार्ट की करूंगे सरफेस which touches these secondary wavelets in the forward direction will represent secondary wavefront. At later time. बाद वाले समय च at later time. तो अगर तुहानू कोई कहे हाइगन्स प्रिंसिपल स्टेट करो ये कर देना ना सो आ डायग्राम बना देनी है हुण लिखो अज आपां 20 मिनट होर लगने हैं क्लास सवेरे होगी मैथ दी हैं 6:30 हो गई कभी कुछ दस देंगे कभी कुछ